हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर लेके आ गया हूं और इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो को आप अच्छे से समझना, अच्छे से देखना और 100% कंसंट्रेट करके आप देखना, क्योंकि अगर ये आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर समझ लिया तो आपको पूरा का पूरा ये थर्ड चैप्टर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको चैप्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है गाइस, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें देखो, सबसे पहले समझते हैं इसका जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मतलब इसमें जो है ना, पेयर मतलब जोड़ा है। तो इसमें जो है ना, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब इसमें दो इक्वेशन हमें पढ़ने हैं। दो इक्वेशन तो पढ़ने हैं, लेकिन इसमें कह रहा है इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स। तो गाइज, वेरिएबल्स क्या होता है वो आपको पता होगा। जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो हम देखते हैं किसी भी इक्वेशंस में, उस एक्स वाई जेड को हम वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। और एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे कि मान लो 5 3 4 1 2 3, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, तो ये इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो गाइज, इससे पहले जो हमने चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल में, उसमें क्या था, इस फॉर्म था, ये फॉर्म था ax² + bx + c = 0। तो ये जो फॉर्म है, इसमें देखो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा। ये जो ABC था ये कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 2x² + 5x + 3। तो यहाँ पर जो 2 5 3 है ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है। और ये जो x² है, ये जो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक वेरिएबल है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ 1 वेरिएबल था, लेकिन इसमें जो है 2 वेरिएबल है। और इसमें एक्सप्रेशन भी एक ही था, लेकिन इसमें 2 एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर पेयर लिखा हुआ है। तो इसमें इसका जो बेसिक फार्मूला होगा, मतलब इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो ये होता है, a1x + b1y + c1 = 0। उसके बाद a2x + b2y + c2 = 0। तो अगर एज ए एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर देखो x और y 2 वेरिएबल है, यहाँ भी 2, और ये 2 पेयर है ना। तो इसीलिए इसको हम पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स, इसीलिए हम इसको लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल, क्योंकि दो एक्सप्रेशन भी है और इसमें वेरिएबल भी 2 है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है इसी की तरह, जो इसका जनरल फॉर्म है, लेकिन इसको रियल में सवाल हमें ऐसा मिलेगा, 2x + 3y + 5 है ना = 0, जिसमें ये a1 का वैल्यू हो जाएगा, ये a2 का वैल्यू हो जाएगा, और ये a1 का वैल्यू हो जाएगा, ये b1 का, और ये c1 का, ये a2 का, ये b2 का और c2 का = 0। इस तरह का हमें सवाल करना होगा, ऐसे फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसकी कुछ कंडीशंस है। मैं जो पूरे चैप्टर का कंडीशन है वो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप इसको ध्यान से और अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाला है थर्ड चैप्टर को पढ़ने के लिए। और थर्ड चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो देखो इसका सबसे पहला कंडीशन है, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया है, तो अगर a1/a2 अगर 2/3 करोगे और 3/5 करोगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका 1 सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, जिसे हम 1 सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या है, ये आपको, ये जैसे कंसिस्टेंट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, ये चीज़ें अगर आप जब चैप्टर करोगे ना, सवाल करोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल समझ लो इस चीज़ को, जो अगर a1/a2 = b1/b2 होगा, तो यानी कि इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और इसे हम कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? कंसिस्टेंट। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम इसको कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहलाएगा। अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा, तो अगर ये पूछे जी ये कौन सा लाइन होगा, तो हम बोलेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करेगा तो हमसे पूछेगा ये क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। ऐसा कंडीशन दे देगा, एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा जिसमें बताओ ये इसका 1 सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी देखो, ये जब आप सवाल करोगे तब इजीली समझ में आएगा। तो इसका दूसरा कंडीशन क्या है, अगर a1/a2 = b1/b2 = नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो यानी कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन को फॉलो कर गया तो हम बोलेंगे इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, और ये इनकंसिस्टेंट होता है। और अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम बोलेंगे वो कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है गाइस, तो अब हम
इसका थर्ड कंडीशन समझते हैं। तो इसका थर्ड कंडीशन है जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर होगा, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा आपस में डिवाइड करने के बाद, तो इसका जो है बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये कोइंसिडेंट लाइन होता है, मैंने बोला था ये लाइन के बारे में आपको अभी मैं आगे बताऊंगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होता है। ये 3 कंडीशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसे समझ लेना अच्छे से, बार बार देखना इस वीडियो को, कम से कम 2 बार देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम गाइस समझते हैं जी, ये लाइन जो मैंने आपको बताई, ये लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है, जब 2 लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है। पैरेलल लाइन क्या होता है, जो 2 लाइन होता है और इन दोनों के लाइन का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, जो कभी आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। इस 2 लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे आप रेलवे ट्रैक ले लो एग्जांपल में, जो दोनों लाइन होती है वो कभी मिलती नहीं है ऑन द वे, भले ही स्टेशन जंक्शन पे तो बहुत सारे लाइन होते हैं, उसको नहीं, जो पैरेलल लाइन आपने देखा होगा ट्रैक होता है बीच में, उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन वो होता है जो जब कभी कंडीशन ऐसा होता है जो एक ही लाइन है और उसी लाइन पे दूसरा लाइन भी है, मतलब एक लाइन है और उसी लाइन पे दूसरा लाइन भी होता है, तो उसे हम कोइंसिडेंट लाइन, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये जो रेड लाइन है ये कंप्लीट लाइन है एक, और उसी पे एक ब्लू लाइन भी है, तो यानी कि एक लाइन पे अगर दूसरा लाइन भी हो तो उसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें जो है आपको टोटल 3 मेथड पढ़ने हैं, इसको जो सॉल्व करने हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और थर्ड मेथड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है। तो ये इन तीनों मेथड को हमें पढ़ना है, तो मैं अभी आपको इन तीनों मेथड के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझना, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताता हूँ। तो एलिमिनेशन का मतलब ही होता है किसी एक को हटा देना, एलिमिनेट कर देना, मतलब कैंसिल कर देना। तो ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड इसे माना है। तो इसमें करना क्या है, हमें कैसे भी करके जो कोई एक वेरिएबल जो है इसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों में पहले ये देखो जो कोई 2 टर्म जो है ना, एक्स वाला या फिर वाई वाला, उसे हमें इक्वल करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4y, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया जो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 1, जो इक्वेशन 1 है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करा, और प्लस इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट, हमें क्या मिला, तो 1 में तो 1 से कर रहा हूँ तो ये तो सेम उतर जाएगा, और 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है गाइस। देखो एक चीज़ में मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ, अगर यहाँ पर मैं प्लस करूँगा ना, अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करूँगा तो इसके नीचे में साइन चेंज नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर अगर माइनस करता ना, तो यहाँ पर नीचे में इसका साइन चेंज करना पड़ता है। ये चीज़ आप गाइस ध्यान से देखना, अगले सवाल जब हम करेंगे तब और समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो दोनों में साइन चेंज नहीं होगा नीचे वाले में, लेकिन अगर मैं माइनस करता यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं करना है क्योंकि हम इसे प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है, क्या, ये प्लस 4y और माइनस 4y कैंसिल हो रहा है ना, तो बच क्या गया, यहाँ पर इन दोनों को अभी प्लस करेंगे हम, क्योंकि प्लस कर रहे हैं इक्वेशन में, तो 4x और 3x, तो यानी कि ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 10 और 4, ये हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल क्या आ गया, 14/7, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 7 2 जा 14, 2 मिल गया हमें x का वैल्यू, ठीक है गाइस। x का वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल गया। तो x का वैल्यू तो मुझे यहाँ पर निकालना है। इसमें मेन करना क्या होता है ना, किसी भी मेथड से x और y का वैल्यू निकालना होता है। तो x का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का जो वैल्यू आया है, इसे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो x का वैल्यू आया है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ।
तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x + 4y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। देखो 3x + 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये मैंने लिख दिया। तो 3 × 2, x की जगह पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा +4y और इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 + 4y इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, 4y, ये वेरिएबल है, इसको इधर रहने दो, और ये जो कांस्टेंट है इसको एक साथ रहने दो। 4y = 10 और ये अगर इधर आएगा तो ये -6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया क्या, 4y = आ गया 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया आपका 4/4। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 1, क्योंकि 4 से करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1। तो यहाँ से गाइस देखो आपके पास ये x का वैल्यू ये 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशनल मेथड की ओर। तो मैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड में मैंने एग्जांपल ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। तो गाइज आप बहुत ही अच्छे से देखना, 100% कंसंट्रेट रखना इस मेथड को, क्योंकि ये मेथड जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको करने में बहुत मज़ा आता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड में। तो सबसे पहले देखो इसका करने का क्या तरीका है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, लिखूँगा जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है आप वो यहाँ पर लिख लो। इक्वेशन फर्स्ट है आपका x + y = 14, ठीक है, x + y = 14। अब यहाँ से क्या करो, चाहे तो x चाहे तो y, किसी का वैल्यू निकाल लो। तो कैसे आप निकालोगे यहाँ से, चाहे तो x और y का वैल्यू, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, x इक्वल लिखोगे, 14 - y, x = 14 - y। आप लिख सकते हो 14, इस y को उठा के इधर लाया तो 14 - y हो गया ना। तो ये आपका बन गया इक्वेशन थर्ड। आप इसे क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड मान लोगे। तो इक्वेशन थर्ड हमारा बन गया। देखो अब क्या करा, अभी हम इक्वेशन 1 से चले थे, तो इक्वेशन हमारे थर्ड मिल गया, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। गाइस गलती से भी आप इक्वेशन 1 में मत पुट कर देना, क्योंकि इक्वेशन 1 से हम चले थे और फिर से इसी को हम इक्वेशन 1 में ही नहीं पुट कर सकते। अगर 1 से चलूंगा तो इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, अगर मैं इक्वेशन 2 से चलता तो इक्वेशन 1 में पुट करता, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो। अगर यहाँ पर मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया है, क्योंकि मैं इक्वेशन 1 से चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट करूँगा जो इक्वेशन थर्ड आया। अगर मैं इक्वेशन 2 से, यहाँ पे इक्वेशन 2 से भी मैं चल सकता था, तो अगर मैं इक्वेशन 2 से चलूँ तो फिर मुझे इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो x का वैल्यू आया है इसे मैं पुट कर दूँगा इक्वेशन 2 में। तो मैंने लिख दिया गैस, जो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करना। तो इक्वेशन सेकंड है x - y = 4। तो यहाँ पर जहाँ भी x है तो x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 14 - y। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ क्या, 14 - y, और -y तो ये वाला है ना, ये वाला y तो यहीं रहेगा, और x की जगह पर मैंने इतना सा पुट कर दिया, 14 - y और -y इक्वल में 4। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 और -y और -y, यानी कि एक y कितना होता है, 2y, और माइनस क्या होता है, साइन माइनस का ही होता है। माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, माइनस, तो यानी कि 2y - 2y आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसमें जो ये -2y को इधर रहने दो और इक्वल टू 4 -14 हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट था इसको उठा के इधर ले आया मैंने, इधर शिफ्ट कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू, अब 4 में से 14 जाएगा तो कितना होगा, -10 होगा। तो यहाँ से माइनस और माइनस आप कैंसिल कर दोगे। तो माइनस अगर आप कैंसिल करोगे तो आपका बच गया कितना, 2y = 10 बच गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, y का वैल्यू निकालोगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 10/2। तो अगर इसे आप कैंसिल करते हो तो ये कितना वैल्यू आ गया, y = 5, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, कैसे भी करके क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। इसे मैंने काटा है, ठीक है, 5 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ठीक है। तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब गाइस आप ध्यान से देखो,
जो y का वैल्यू 5 आ गया है, तो अब अगर मैं इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर 5, तो x का वैल्यू निकल जाएगा हमें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो एक्स इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल 14 माइनस वाई, एक्स इक्वल 14 माइनस वाई। तो x इक्वल यहाँ पर 14 और माइनस y का वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो मतलब ये है जो हमें x का भी वैल्यू यहाँ पर मिल गया और y का भी वैल्यू यहाँ पर मिल गया। तो सवाल हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो मेनली हमें x और y का वैल्यू ही निकालना होता है, जो यहाँ पर निकल गया। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड मेथड की ओर, थर्ड मेथड की ओर। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसमें क्या है, आपको ऐसे दो एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला है। तो इस दो एक्सप्रेशन रहेगा, तो इसका फॉर्मूला है x बाय b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बाय c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ये फॉर्मूला है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले रखा है, दो इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो ये दोनों इक्वेशन ले रखा है, तो इसमें देखो a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 5, इसी तरीके से a2 का वैल्यू 5 और b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू 1। तो ये जो सारा वैल्यू आया हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले पर पूरे पुट कर देना है। तो इसको पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इसी में निकल जाएगी। कैसे, क्योंकि आप देखो ये तीनों अगर आपस में इक्वल है, तो एक बार क्या करूँगा, मैं इसको इसके इक्वल लिख दूंगा, जिससे हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, और दूसरी बार मैं क्या करूँगा, इसको इसके इक्वल लिख दूंगा, जिससे हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप इसे हम सवाल में करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे, तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो गाइज मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है। इस चैप्टर में आपको जो भी कुछ पढ़ना है वो सब कुछ आपको मैंने इसमें बेसिक चीज़ें बता दिया है। तो अगले वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।